हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्काई टीचिंग सेंटर पे आप सभी लोगों का स्वागत है। चलिए, हम लोगों ने कल एक नया जर्नी स्टार्ट किया था जिसमें हम लोगों ने जीन पियाजे के बारे में समझा था। आज हम उसके आगे नए मनोवैज्ञानिक कोहल बर्ग के बारे में समझेंगे, जिन्होंने नैतिकता का सिद्धांत, नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था। चलिए, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें और उसके साथ साथ शेयर करना न भूलें। चलिए, हम लोग स्टार्ट करते हैं कोहल बर्ग जी के बारे में। देखिए, कोहल बर्ग सबसे पहले कोहल बर्ग का जो सिद्धांत का नाम था, या तो हम लोग लॉरेंस कोहल बर्ग, इनका पूरा नाम क्या था, लॉरेंस कोहल बर्ग। कोहल बर्ग के सिद्धांत को हम लोग नैतिकता का सिद्धांत बोलते हैं, नैतिकता का सिद्धांत बोलते हैं, या नैतिक विकास का सिद्धांत बोला जाता है। नैतिकता का सिद्धांत बोला जाएगा या नैतिक विकास का सिद्धांत बोला जाता है। ये इनका जन्म, ये सबसे पहले अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। ये कहाँ के थे? अमेरिका के थे। इनका जन्म 1927 को, और इनका क्या हुआ, एक्सपायरी डेट, ये एक्सपायर कब किए थे? 1987 में। इनका जन्म कब हुआ था? 1927 में। और इनका मृत्यु कब हुआ था? 1987 में। चलिए, इनके आगे देखते हैं। जिन्होंने नैतिकता का सिद्धांत या नैतिक विकास का सिद्धांत, इनकी सिद्धांत को दो नाम से पूछा जाता है, या तो नैतिकता का सिद्धांत पूछा जाएगा या नैतिक विकास का सिद्धांत भी क्या होगा, ये दोनों नाम से आएंगे तो उनका ऑप्शन में कोहल बर्ग अवश्य रहेंगे। ठीक है, चलिए देखिए, इनमें सबसे पहले दो कॉन्सेप्ट दिए थे, उन कॉन्सेप्ट को समझते हैं। देखिए, नैतिकता का सिद्धांत समझने से पहले हम नैतिकता के बारे में समझेंगे कि नैतिकता होता क्या है आखिर। देखिए, नैतिकता सबसे पहले देखिए, नैतिकता जो होता है ये या तो सही बात होगी या तो क्या होगी, गलत बात होगी। किसी चीज को हम, या तो कोई कार्य होगा या तो सही होगा या तो गलत होगा। सही और गलत का निर्णय ही क्या होता है? नैतिकता होता है। कौन सी बातें सही हैं, कौन सी बातें गलत हैं। जो सही होगा वो नैतिकता की तरफ ले जाएगा, जो गलत होगा वो अनैतिकता की तरफ ले जाता है। तो ये क्या होता है? नैतिकता का मतलब जो सही बातें होती हैं और सही और गलत में हम क्या कर सके, अंतर कर सके, उसी को हम क्या बोलते हैं? नैतिकता बोलते हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं, अगला स्लाइड देखते हैं। इनकी देखिए, ये नैतिकता को प्रूफ करने के लिए, कोहल बर्ग जी ने नैतिकता को प्रूफ करने के लिए एक कहानी बताई थी, जो हिंज की कहानी थी। किसकी कहानी थी? हिंज की कहानी थी। हिंज की कहानी को थोड़ा सा समझ लीजिए, इनकी कहानी को थोड़ा सा समझिए। क्या है हिंज की कहानी? हिंज की कहानी में हिंज थी और उनकी पत्नी थी। हिंज की पत्नी क्या हुई? बहुत बीमार पड़ गई। ये हिंज की कौन है? पत्नी है, जो बहुत बीमार पड़ गई। इन्होंने डॉक्टर के पास, ये क्या किए, डॉक्टर के पास ले गए और डॉक्टर इनका इलाज करने के बाद बताया कि इनका इलाज हो सकता है, एक दवा का नाम बताए, और वो दवा सिर्फ एक ही डॉक्टरी में या एक ही मेडिकल पे था, और वो मेडिकल वाला जहां से ले आया था बहुत ज्यादा क्या किया था, पैसा पे करके ले आया था। लेकिन जो ये हिंज जी थे, इनके पास पैसा बहुत कम था। क्या था? पैसा बहुत कम था। और जो वो जिस मेडिकल पे वो दवा थी, सिर्फ एक ही मेडिकल पे थी। जो लाया था जो डॉक्टर, वो क्या था, बहुत सारा पैसा खर्च करके उसको लाया था। लेकिन हिंज के पास पैसा तो था नहीं, बहुत कम पैसा था, जिसमें कि वो दवा सफिशिएंटली नहीं मिल पाती। तो हिंज को अब क्या किया जाए? अब हिंज क्या करते, अब वो बोला कि जो ये है, इतना पैसा देकर पे करिए, नहीं तो आप चले जाइए। देखो, यहाँ पे दो कंडीशन आता है। अगर हिंज क्या करते, क्योंकि उनकी औरत उसी दवा से सही होनी थी, अगर वो दवा उनको मिलती उनकी पत्नी को, तो क्या होती, वो सही होती, और दवा नहीं मिलती तो क्या होती, वो मर जाती। तो हिंज के पास अब दो ही ऑप्शन था, क्या किया जाए कि दवा को, हमारे पास तो पैसा है नहीं, दवा कैसे लिया जाए? तो या तो हम दवा को क्या करें, चोरी कर लें, या तो चोरी नहीं करें। इसके आधार पे कोहल बर्ग क्या समझाना चाहते हैं, चलिए आगे समझते हैं। देखिए, इसमें दो कॉन्सेप्ट दिए हैं कोहल बर्ग। एक नैतिक दुविधा, नैतिक दुविधा, समझिए, नैतिक दुविधा या मोरल डिलेमा बोला जाता है।
नैतिक दुविधा और नैतिक दुविधा या मोरल डिलेमा होता क्या है। नैतिक दुविधा में ये देखिए, हिंज जो थे अब वो नैतिक दुविधा में पड़ गए थे। अगर हमने दवाई चोरी की तो हमारी पत्नी की जान बच जाएगी, अगर हमने दवाई नहीं ली तो क्या होगा, उनकी पत्नी की मृत्यु हो जाएगी। अगर दवाई उन्होंने चोरी कर ली तो क्या होगा कि उनको पुलिस पकड़ के ले जाएगी। अब ये उस दुविधा में जब पड़ गए, अब क्या करें, सही और गलत, हम दवाई चोरी करें दवाई लें। अगर दवाई चोरी किए तो क्या होगा, उनकी पत्नी की जान बच जाएगी, अगर नहीं किए तो क्या होगी, उनकी पत्नी की मृत्यु हो जाएगी। अगर कर लिए तो क्या होगा, चोर पुलिस के साथ ये क्या होगा, जेल में जाएंगे। तो उनके पास क्या था, वो डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, क्या सही और गलत के बारे में डिसीजन क्या नहीं ले पाने की स्थिति को क्या बोलते हैं, नैतिक दुविधा। जिसमें क्या करेगा, हिंज अगर चोरी करेगा तो पुलिस पकड़ के ले जाएगा, नहीं करेगा तो उनकी बीवी क्या हो जाएगी, मर जाएगी। ये क्या था, ये नैतिक दुविधा या मोरल डिलेमा था, जिसमें क्या हुए थे, हिंज फंस गए थे। तो ये नैतिक दुविधा हो गया। चलिए आगे देखिए। अब देखिए एक और कॉन्सेप्ट है नैतिक तर्कणा। नैतिक तर्कणा या मोरल रीजनिंग बोला जाएगा। अब देखिए इसमें क्या होता है, इसमें सही या गलत में से कोई एक फैसला ले लिया जाए। या तो हिंज करते क्या, या तो चोरी करते या तो नहीं करते। लेकिन हिंज ने क्या किया, चोरी करने का जो ऑप्शन था उसको चुना। तो इसको दो ऑप्शन में से क्या हो, कोई एक ऑप्शन चुनना है, क्या बोला जाता है, दो अगर दुविधा है, दुविधा में से हाँ या ना में होगा, तो दो दुविधा में से कोई एक का डिसीजन ले ले, या तो हाँ सही वाला या तो गलत वाला, कोई भी डिसीजन ले लिया जाए तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोरल रीजनिंग बोलते हैं। यहाँ हिंज ने क्या किया था, यहाँ हिंज ने देखिए, इसको थोड़ा सा पढ़ लीजिए, सही और गलत के बारे में डिसीजन लेने में शामिल प्रक्रिया को क्या बोला जाता है, नैतिक तर्कणा बोला जाता है। सही और गलत में से किसी एक का चुनना, जैसे हिंज ने चोरी को चुना, यही क्या है, नैतिक तर्कणा है। भले से उनको क्या हो जाएगा, पुलिस पकड़ के ले जाएगी, लेकिन उन्होंने क्या किया, एक डिसीजन लिया, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नैतिक तर्कणा। आगे पढ़ते हैं। देखिए इनके बारे में कुछ इनकी आलोचनाएं की थी। जो आलोचना, पहला आलोचना करने वाली एक ही मनोवैज्ञानिक थे, जिनका नाम क्या था, कैरोल गिल्गिन। इन्होंने क्या कहा, जो कोहलबर्ग जी थे, इन्होंने कहा कि कोहलबर्ग जी ये क्या किए हैं, ये महिलाओं को कम आंका है। ये क्या किया है, इनके सिद्धांत में ये क्या किया, महिलाओं को कम प्राथमिकता दी है। क्या किया है, इनकी आलोचना कौन किया था, कैरोल गिल्गिन। ये देखिए मिडिल लेवल में ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है। कैरोल गिल्गिन ने क्या कहा कि इन्होंने अपने सिद्धांत में महिलाओं को कम प्राथमिकता या कम आंका है। अगला पॉइंट देखते हैं। देखिए इनके कहने का मतलब ये था कि जो महिलाएं होती हैं, जो पुरुष होती हैं, उनका तर्क देने का क्या होता है, तर्क देने का आधार क्या होता है, अलग अलग होता है। ये जो कैरोल गिल्गिन थी, इन्होंने बताया कि जो मेल होते हैं और जो फीमेल होती हैं, इनका तर्क देने का आधार क्या होता है, अलग अलग होता है। जो मेल होते हैं वो न्याय बेस पे डिसीजन देते हैं, क्या जस्टिस होते हैं, जबकि जो स्त्रियां होती हैं वो देखभाल या क्या करती, केयर रिस्पेक्टिव होती हैं। वो क्या करती है, देखभाल का आधार पे डिसीजन देती हैं। जबकि क्या होता है, मेल क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, नैतिकता का जो न्याय का होता है आधार, उसके आधार पर क्या करते हैं, किसी भी रिजल्ट को करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या किया था, इसमें जो इनका आलोचना था, पहले तो ये क्या किया, इनके सिद्धांत में महिलाओं को कम आंका गया था या उनकी प्राथमिकता कम दिया गया था। उसके बाद इन्होंने बताया कि जो महिलाएं होती हैं वो पर्सपेक्टिव के आधार पे क्या करती हैं, निर्णय देती हैं, और जो मेल्स होते हैं वो क्या करते हैं, न्याय जस्टिस के आधार पर क्या करते हैं, निर्णय देती हैं। पर्सपेक्टिव इसको समझिए, न्याय का मतलब ये हुआ, जैसे मान लीजिए हम कोई कार्य कर रहे हैं, अगर वो सोसाइटी के हिसाब से सही है तो वो क्या होगा, वो न्याय होगा।
और अगर सोसाइटी की नहीं, अगर वो क्या होगा, कोई इंडिविजुअल समझे, जैसे लेडीज क्या होती हैं, मान लीजिए कोई बच्चा है, कोई गलत काम कर रहा है घर पे, या मान लीजिए बच्चा है, किसी के हाथ, किसी के भी खाना में क्या, अगर छोटा बच्चा रहता है, सबके हाथ भोजन में क्या करता है, मम्मी पापा भाई बहन सबको होते हैं, उसके पहुंचता है, वो किसी के भी भोजन में क्या करता है, हाथ डाल देता है, तो पापा क्या करेंगे, डांटेंगे, नहीं ये गलत है, लेकिन मम्मी क्या करेगी, अरे खाने दीजिए, बच्चा ही तो है। मतलब मम्मी क्या करेगा, वो क्या करेगी, वो केयर रिस्पेक्टिव होती है, ये देखभाल के हिसाब से क्या करेगी, निर्णय देंगे, जबकि पापा क्या करते हैं, वो न्याय जो सही है उसके बारे में बताते हैं। इनका अगला क्या था, मेल एंड फीमेल की मोरलिटी रीजनिंग में कल्चर का डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट नहीं था। इनमें अगला पॉइंट क्या है, ये मेल और फीमेल जो मोरल रीजनिंग था, जो अभी मोरल रीजनिंग बताया गया, में कल्चर डिफरेंस को क्या इंपॉर्टेंस नहीं दी गई थी। मोरल रीजनिंग में क्या, कल्चर को कोई इंपॉर्टेंस नहीं दी गई थी। चलिए आगे देखते हैं। चलिए अब कोहलबर्ग के नैतिकता के सिद्धांत में इन्होंने देखिए 3 लेवल बताए थे। इन्होंने क्या किया था, कोहलबर्ग जी ने 3 लेवल बताए थे। तीनों लेवल को बारी बारी से पढ़ते हैं। पहला लेवल जो है प्राक रूढ़िगत नैतिकता का स्तर या प्री कन्वेंशनल स्टेज बताए थे। प्री कन्वेंशनल मतलब नैतिकता के पहले का स्टेज। क्या होता है, नैतिकता के पहले का स्टेज, प्री कन्वेंशनल स्टेज। ये कहां से कहां तक होता है, 4 से 11 वर्ष तक। इसमें बच्चे में कोई नैतिकता नहीं होती। इस अवस्था में नैतिकता शून्य होती है, यानी बच्चों को सही या गलत के बारे में पता नहीं होता, सही या गलत के। इस अवस्था में नैतिक तर्कड़ा दूसरे लोगों के मानने के अनुसार होती है। इसमें क्या करता है, बच्चा जो होता है उसमें कोई नैतिकता नहीं होता है, नैतिकता दूसरे के हिसाब से दिखाता है। इसमें क्या करता है, नैतिक तर्कड़ा दूसरे लोगों के मानकों के अनुसार, दूसरे के हिसाब से क्या करता है, नैतिकता दिखाता है। नैतिकता होता नहीं, कहां से कहां तक, 4 से 11 वर्ष तक के बच्चों के अंदर नैतिकता नहीं होती, लेकिन वो नैतिकता दिखाता है किस हिसाब से, दूसरों के हिसाब से। दूसरे कोई कहेगा कि ये सही है तो उसको सही मानेगा, ये गलत है तो उसको गलत मानेगा। पहले स्टेज में कौन सा है, प्री कन्वेंशनल स्टेज में। ये देखिए, ये अवस्था भी क्या होता है, 2 सब अवस्था में बटा है। पहला सब अवस्था है, देखिए इस अवस्था को भी क्या 2 भागों में बांटा गया। पहला क्या है, दंड एवं आज्ञा पालन उन्मुक्ता, पनिशमेंट एंड ओबीडियंस। इसमें क्या करता है, बच्चा जो अब नैतिकता दिखाता है वो सजा और आज्ञा पालन के आधार पर नैतिकता दिखाता है। इसमें बच्चा क्या करता है, सजा और आज्ञा पालन के आधार पर क्या करता है, नैतिकता दिखाता है। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है, अगर मान लीजिए परिवार में कोई आया है, तो वो क्या होगा, परिवार में कोई रिश्तेदार आता है तो क्या करता है, पैर छूते हैं। तो वो बच्चा क्या करेगा, वो पैर क्यों छू रहा है, उसको उसके बारे में पता नहीं है क्यों छूना चाहिए क्या है, लेकिन वो क्या घर के गार्जियन जो होते हैं वो बोलते हैं कि क्या होता है, कोई रिश्तेदार आएगा तो क्या करते हैं, पैर छूना चाहिए। तो वो क्या करते हैं, वो आज्ञा या क्या करेंगे, आज्ञा या पालन, सजा या आज्ञा के आधार पर क्या करते हैं, वो अपना नैतिकता दिखाते हैं, जबकि उसके अंदर कोई नैतिकता होता नहीं। जैसे जब हिंज ने चोरी की तो बच्चों ने सोचा अगर वह चोरी करेगा तो उसे सजा मिलेगी, ठीक है। ये उसको क्या होगा, अगर वो चोरी, वो समाज से उसको ये है कि चोरी करना क्या है, गलत बात है, कि उनको बच्चों को ये पता है कि समाज से ही सीखे कि चोरी करना क्या है, गलत बात है। तो वो क्या किए, वो बच्चे सोचते हैं कि हिंज ने जो गलती की वो उसकी क्या होगा, सजा मिलेगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा हमारा पॉइंट है इसमें, पहले वाले में दूसरा है साधनात्मक सापेक्षता और उन्मुक्ता। क्या है दूसरा, साधनात्मक सापेक्षता और उन्मुक्ता, इंस्ट्रूमेंटल रिलेटिविस्ट इंडिविजुअलिज्म, ठीक है। ये इसमें क्या होता है, इसमें भी बच्चा क्या करेगा, दूसरे के हिसाब से क्या होता है, दूसरे के हिसाब से ही क्या करेगा, नैतिकता दिखाएगा। इसको हम लोग जैसे को तैसा बोल सकते हैं। इसमें क्या करता है, बच्चे को जैसा अगला वाला व्यवहार करेगा उसी हिसाब से क्या करता है, व्यवहार करता है। इस अवस्था में बच्चा जैसे को तैसा भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें जैसा व्यवहार कोई उसके साथ करेगा वैसा ही वो खुद भी करेगा, ठीक है। जैसे बच्चे को आप अगर एक चाटा मार देंगे इस अवस्था में, तो बच्चा भी क्या करेगा, वो भी क्या करेगा, तुरंत मार देगा। इसमें क्या होता है, जैसा कि तैसे अवस्था इसको बोला जाता है, ठीक है। इसमें एक बच्चे को दूसरे बच्चे की पेंसिल तोड़े या दूसरे बच्चे को
तो दूसरा बच्चा भी क्या करेगा, उसको उसकी पेंसिल को तोड़ देगा। इसमें जैसे कि इसको क्या करता है, साधनात्मक सापेक्षता। सापेक्षता का मतलब क्या होता है, जैसे कि तैसे का, या सापेक्षता तथा उन्मुक्ता बोला जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए ये हमारा प्री कन्वेंशनल हो गया, ये कन्वेंशनल स्टेज है। ये क्या है, कन्वेंशनल स्टेज। दूसरा कौन सा स्टेज है, कन्वेंशनल स्टेज। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रूढ़िगत नैतिकता का स्तर बोलते हैं। ये कहां से कहां तक होता है, 10 से 13 वर्ष तक का बच्चों के बीच में होता है, 10 से 13 वर्ष। इसमें बच्चे क्या करते हैं, इसमें बच्चे दूसरे के मानकों को क्या करते हैं, इस अवस्था में बच्चे दूसरे लोगों के मानकों को अपने अंदर समावेशित कर लेते हैं तथा उसी के अकॉर्डिंग सही या गलत का निर्णय करता है। इसमें क्या करते हैं बच्चे, जो अभी तक उन बच्चों के अंदर नैतिकता नहीं था, वो डर से या आज्ञा के हिसाब से कोई बोलता था वो ऐसा करते थे, या तो पनिशमेंट के डर के लिए क्या करते थे, वो आज्ञा। लेकिन इसमें क्या होगा, बच्चा वो किसी दूसरे की बातों को क्या करेगा, अपने अंदर उतारेगा, अपने अंदर समावेशित करेगा। दूसरा कोई जो करता है, कौन सा बात सही है गलत है, अभी तक तो क्या होता था, आज्ञा है या डर के हिसाब से क्या करता था वो करता। लेकिन अब क्या होगा, वो अपने अंदर वो क्या करेगा, कोई भी मानक कौन सा नैतिकता सही है कौन सा गलत है, उसको क्या करेगा, अपने अंदर समावेशित करेगा, गलत या सही के आधार पे। चलिए ये भी जो स्टेज है, ये भी क्या है, वो 2 सब स्टेज में बांटा गया है। इसका भी पहला सब स्टेज पढ़ लेते हैं। पहला सब स्टेज देखो, अच्छा लड़का या लड़की बनने की उन्मुखता। इसमें क्या होता है, बच्चे इस उम्र में क्या करते हैं, अच्छा दिखने के लिए, अच्छा लड़की, गुड बॉय या गुड गर्ल बनने के लिए क्या करते हैं, नैतिकता दिखाते हैं। दूसरों के साथ भला बनकर अनुमोदित अर्जित अप्रूवल करता है। इसे गोल्डन रूल का विचार भी इसी अवस्था में आता है। ठीक है, इसमें क्या करते हैं बच्चे, इसमें अपने आप को क्या करते हैं, अच्छा दिखाने का प्रयास करते हैं। हम क्लास में हैं तो क्लास में क्या करें, सबसे सुपीरियर रहें, कहीं भी रहें क्या करेंगे, सुपीरियरिटी को अपने आप दिखाना के प्रयास करते हैं। इसमें इस अवस्था में कौन सा एज है ये, 7 से 11 से 13 वर्ष। ठीक है, इसमें क्या करेगा बच्चा, इस अवस्था में क्या करेगा, अपने आप को क्या करेगा, सुपीरियर दिखाने का प्रयास करेगा। ठीक है, जैसे हम क्लास में क्या हो, फर्स्ट आने का प्रयास करेगा, ताकि हम क्या, हम सबसे सुपीरियर हो। दूसरा वाला हम पढ़ लेते हैं प्री कन्वेंशनल वाले में, कानून एवं व्यवस्था उन्मुखता, लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन। इसमें बच्चा कानून तथा सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने की भावना विकसित होता है, क्योंकि उसके पापा का एक्सीडेंट हो गया था रेड लाइट पार करते हुए, इसलिए वो ऐसा नहीं करेगा। इसमें समझिए, इसमें क्या होगा, कानून और व्यवस्था का उन्मुखता इसको बोला जाता है। इसमें क्या करता है बच्चा, जो कानून या व्यवस्था बना है उसके हिसाब से काम करेगा। जैसे इसमें दिखाया गया है कि रेड लाइट है, उसके पापा क्या करेंगे, रेड लाइट में बताया गया है कि रेड लाइट क्या है, रेड लाइट को क्रॉस नहीं करना चाहिए, तो बच्चा क्या करता है, रेड लाइट को क्रॉस नहीं करता। ये क्या है, वो समाज से जो अर्जित किया है, जो नियम और कानून बने हैं उसके हिसाब से क्या करता है, बच्चा नैतिकता दिखाता है। चलिए तीसरा हमारा जो स्टेज है, उत्तर रूढ़गत नैतिकता या पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज बोला जाता है। ये कहां से 13 वर्ष के ऊपर है, ये कहां से कहां तक है, 13 वर्ष से ऊपर है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें बच्चा क्या करता है, खुद से डिसीजन लेता है। इसमें बच्चा क्या करता है, खुद से नैतिकता दिखाता है। इसमें डिसीजन खुद के लिए लिया जाता है, ना कि समाज के जरिए कि वह सही और गलत और क्या गलत है, वो सही और गलत के बारे में क्या करेगा, बच्चा खुद से निर्णय लेगा। इसको भी 2 भागों में बांटा गया। पहला क्या है, सामाजिक अनुबंधन उन्मुखता या सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन। इसमें क्या करते हैं, इसको ध्यान से समझिए। इसमें किशोर वो यह मानते हैं कि नियम लोगों के भले के लिए बना है। अगर किसी नियम से किसी का नुकसान होता है तो ऐसे नियमों को क्या करना चाहिए, तोड़ देना चाहिए। अगर रेड लाइट को तोड़कर उसके पापा की जान बच सकती है तो उसको क्या करना, उस नियम को क्या करना है, तोड़ देना चाहिए। ठीक है, इसमें क्या होगा, इसमें जो बच्चा क्या करता है, अगर
ये अपने हिसाब खुद से निर्णय लेता है। अगर अपने हिसाब से निर्णय लेता है तो क्या करता है, अगर बच्चे को ये लगेगा कि नहीं ये निर्णय, ये जो नियम बने हैं, ये नियम अगर किसी का नुकसान होने, क्या होगा, नुकसान होने के लिए ये नियम नहीं बने हैं। जो नियम एक खुद बने किसी के लिए बने, नियम के लिए हम लोग नहीं बने, और नियम हमारे लिए बना है। अगर नियम से किसी का नुकसान होता है तो क्या करते हैं बच्चे, इसमें उस नियम को क्या करते हैं, तोड़ देते हैं और खुद का डिसीजन ले लेते हैं। इसमें अगले वाले में बताया गया कि बच्चा क्या था, बच्चे के पापा का क्या एक्सीडेंट हो गया था, लेकिन वो नियम और कानून से बंधा हुआ था अगले वाले स्टेज में, तो वो क्या करता है, रेड लाइन को क्रॉस नहीं करता है। लेकिन इसमें क्या करेगा, वो बोलता है अगर ऐसा होगा तो वो क्या, किस में है, किस अवस्था में है, 13 वर्ष से ऊपर है तो बच्चा क्या करेगा, उस नियम को तोड़ देगा और अपने से क्या करेगा, डिसीजन लेगा। अगर उसके नियम तोड़ने से क्या होगा, उसके पापा की जान बच जाएगा, तो वो क्या करेगा, नियम को तोड़ देगा। चलिए लास्ट है पोस्ट कन्वेंशनल का लास्ट दूसरा वाला है। इसमें क्या होगा, सार्वभौमिक नैतिकता उन्मुखता, यूनिवर्सल इथिक्स प्रिंसिपल ओरिएंटेशन। इसमें क्या करता है बच्चा, इसमें बच्चा किसी भी नियम को जैसे मानने के लिए उसको ये लगेगा कि ये नियम समाज में है, तो वो क्या करेगा, उसके हिसाब से अपने आप को क्या करेगा, ढाल लेगा। इसमें क्या होगा, इसमें किशोर दूसरे के विचारों से नहीं बल्कि इसमें बच्चे क्या करते हैं, दूसरे के विचारों से नहीं बल्कि वो अपने खुद के मानकों के अनुसार व्यवहार करता है। इसमें बच्चे क्या करेंगे, खुद के मानकों के हिसाब से व्यवहार करेंगे, जो उनको सही लगेगा वो करेंगे, क्या गलत है क्या सही है जो समाज बनाया है उसको नहीं मानेंगे। या क्या करेंगे, इसमें अपने हिसाब से क्या करेंगे, निर्णय लेंगे। इसमें किशोर क्या करते हैं, दूसरे के फायदे के लिए अपनी जान पर भी खेल जाते हैं। इसमें अगर उनको लगेगा कि ये नहीं, ये होना चाहिए, तो उसके लिए क्या करेंगे, पूरे समाज से लड़ने के लिए क्या हो जाएंगे, तैयार हो जाएंगे। ठीक है, चलिए फिर एक बार तो इसको पूरा रिवाइज करते हैं, इसको थोड़ा सा पूरा रिवाइज कर लेते हैं। इसमें देखिए जो नैतिकता का सिद्धांत बताया गया है, जो कोहलबर्ग का नैतिकता का सिद्धांत है, इसमें 3 स्टेज थे, प्री कन्वेंशनल स्टेज थी, कन्वेंशनल स्टेज थी और पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज। प्री कन्वेंशनल स्टेज में क्या थी, 2 सब स्टेजेस थे, एक पनिशमेंट और कंप्लियंस ओरिएंटेशन। इसमें क्या था, आज्ञा और पालन वाला ये था। दूसरा क्या था, इंस्ट्रूमेंटेशन पर्पज ओरिएंटेशन। और ये कन्वेंशनल में भी क्या थे, 2 थे, एक गुड बॉय एंड गुड गर्ल वाला ओरिएंटेशन था, एक लॉ एंड ऑर्डर मोरलिटी का था। और पोस्ट कन्वेंशनल में भी क्या थी, 2 थी, सोशल कंस्ट्रेंट ओरिएंटेशन और यूनिवर्सल इथिक्स प्रिंसिपल ओरिएंटेशन। इसमें देखिए, इसमें क्या करता है बच्चा, आज्ञा और पालन के हिसाब से नैतिकता दिखाता है। दूसरे में क्या था, ये भी, इसमें दोनों में क्या होता है, समाज में जो बताया जाता है कि कौन सा गलत है कौन सा सही है वो दिखाते हैं। इसमें पहले में आज्ञा और पालन के हिसाब से दिखाता है कौन सा गलत है कौन सा सही है, डर के या भय के हिसाब से दिखाता है। दूसरे में क्या करता है, दूसरे में बच्चा क्या करता है बताइए, ये क्या करता है, ये समाज में जो चल रहा है उसको समाज में बताया जाता है, उसको उतारने के लिए करता है। इसमें क्या करता है, गुड गर्ल और गुड बॉय बनने के लिए करते हैं। इसमें क्या करता है, जो समाज का जो नियम और आर्डर है, जो नियम बने उसके हिसाब से काम करता है। इसमें क्या करता है, समाज में अगर कोई नियम है, अगर उसको तोड़ने से किसी का फायदा होता है तो क्या होता है, ये समाज के नियम को, लेकिन इसमें खुद का निर्णय दोनों में लिया जाता है। इसमें समाज के अगर किसी नियम को तोड़ देने से किसी का फायदा होता है तो क्या करता है, इसमें बच्चा क्या करता है, समाज के नियम तोड़। इसमें क्या करता है, बच्चा अपने हिसाब से काम करता है कि कौन सा गलत है और कौन सा सही है। अगर कोई चीज उसके हिसाब से सही है तो क्या करता है, समाज के सामने का क्या होता है, खड़ा हो जाता है, किसके लिए, लड़ने के लिए। ठीक है, ये हमारा ये आप लोगों के सामने कोहलबर्ग के नैतिकता का सिद्धांत था, जिसको हम लोगों ने क्या किया, समझा। अब आगे हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए और शेयर अवश्य कर दीजिएगा। थैंक यू।